आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 जुलाई 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। इस शो में आज आप देखेंगे आखिर रूस ने क्यों की ईरान की मॉस्किटो फ्लीट की खुलकर तारीफ, बताया कितना खतरनाक। ईरान ने दुश्मनों को सरहद के पार दफनाने की आखिर क्यों दे डाली बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की फ्रेंडली टॉक्स के बीच आखिर किस बात पर टिकी हैं सबकी नजरें। आखिर क्यों ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अमेरिका के अंदर ही हो गया बंटवारा। सऊदी अरब पर ड्रोन हमला आखिर किसने किया और इराकी रेजिस्टेंस ने क्या दावा किया। यमन के हूथी मूवमेंट पर आखिर लगा कौन सा बड़ा इल्जाम। इसराइल ने आखिर 60 फलस्तीनी कैदियों को बिना सबूत क्यों कर दिया रिहा। सवालों के साथ थी हेडलाइंस, जवाब हर खबर में मिलेगा। पहली खबर, रूस ने ईरान की समुद्री ताकत की खुलकर तारीफ की है और उस ताकत का नाम है मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर बेड़ा। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि इसी मॉस्किटो फ्लीट ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी नाको चने चबवा दिए। 28 जुलाई की दोपहर सामने आए एक बयान में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान की मॉस्किटो फ्लीट बेहद असरदार साबित हुई है। पुतिन ने कहा कि छोटे साइज के बावजूद ये बोट्स, ये नावें, ये कश्तियां स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों से लेस हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी एडवांस हथियार लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मॉस्किटो फ्लीट में करीब 20 गदीर क्लास मिनी सबमरीन्स और हजारों तेज रफ्तार मिसाइल और असॉल्ट बोट्स शामिल हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बेहद छोटे साइज, तेज रफ्तार और बेहद फुर्तीली होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईरान के समुद्री किनारों पर बनी सुरंगों और अंडरग्राउंड ठिकानों में आसानी से यूं जाकर छुप जाती हैं, जिससे अमेरिका के लिए इन्हें ढूंढकर तबाह करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जिसे चाहें तबाह कर सकती है। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़े जंगी जहाज़ हैं, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। वो छोटी छोटी, बेहद तेज़ और बड़ी तादाद में मौजूद इन बोट्स के ज़रिए दुश्मन पर चारों तरफ से हमला करती हैं और यही वजह है कि रूस भी अब इस मॉडल की खुलकर तारीफ कर रहा है। क्या रूस भी यूक्रेन के खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल करने की सोच रहा है या पुतिन का निशाना कोई और है? यहाँ ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ईरान ने किसी वॉरशिप को नहीं डुबोया, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं डुबोया, लेकिन ज़ख्मी ज़रूर किया। और ज़ख्मी किया तो क्या यही बोट्स काम आई थी? और क्या ईरान ने अमेरिका की नेवी की बोट्स को भी खदेड़ा या तबाह किया, जिसकी खबर पुतिन के पास है, इसीलिए पुतिन इसकी इतनी बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे हैं? कुछ तो है पुतिन के पास इन्फो और सबूत के साथ होगा। मॉस्किटो फ्लीट पर हम कई एपिसोड पहले भी बना चुके हैं, लेकिन आज एक दुनिया की बड़ी पावर ने उसकी ताकत मान ली है, पावर मान ली है। बढ़ते आगे, ईरान ने अपने दुश्मनों को दफनाने का इंतजाम कर लिया है और उनकी कब्रें सरहद के पार बनाने का ऐलान भी कर दिया है। आइए ईरान की मेन न्यूज़ एजेंसी के जरिए आई इस बड़ी वार्निंग को समझ लेते हैं। ईरान की सबसे टॉप मिलिट्री बॉडी कौन सी है? खात्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर। इसी ने कहा है कि 1988 में जिस तरह दुश्मनों की घुसपैठ को कुचल दिया गया था, वही जज्बा आज भी जिंदा है। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन मरसाद ने, तब जो हुआ था मरसाद, उसने साबित कर दिया था कि पूरा ईरान अपने मुल्क के खिलाफ होने वाली हर जारहियत के मुकाबले में एकजुट होकर खड़ा हो जाता है और अगर कोई नई जारहियत, कोई नया अग्रेशन, कोई नया हमला होता है तो इस बार दुश्मनों को ईरान की सरजमी पर नहीं बल्कि उसकी सरहदों के बाहर दफन किया जाएगा, यानी जहां उनके अड्डे वहीं दफन कर देंगे, वहीं मार देंगे। खात्मा अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि ईरानी हथियारबंद फौजें हालिया 12 दिन की जंग, फिर उसके बाद रमज़ान वॉर और बैटल ऑफ हॉर्मुज़ में भी अपनी ताकत दिखा चुकी हैं और आज भी दुश्मन की हर हरकत पर उनकी नज़र है। बयान में ये भी कहा गया कि ईरान की हथियारबंद फौजें पहले भी साबित कर चुकी हैं कि वो अमेरिका की किसी भी धमकी या कार्रवाई का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेंगी और अगर कोई नया अग्रेशन हुआ, कोई नया हमला हुआ तो उसका जवाब सबसे सख्त और सबसे कुचल देने वाले हमलों जैसा दिया जाएगा। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बातें कर रहा है, 3 दिन से 4 दिन से ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले भी नहीं किए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की सबसे बड़ी मिलिट्री बॉडी खुलकर जंग की जुबान बोल रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बातचीत सच में किसी नतीजे तक पहुंचेगी जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं,
या फिर दोनों तरफ की ये वार्निंग्स एक और बड़े टकराव का रास्ता खोल रहे हैं। याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी हमने ईरान की वार्निंग आपको बताई थी कि उसने कहा है कि जिस तरीके से जहाज़ों को, हमारे आने जाने वाले जहाज़ों को रोका जा रहा है, ये एक नई जंग की तरफ ले जा रहा है मामला। तो अमरीकी ने भी ज़रा होशियार रहे। बढ़ते आगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बहुत दोस्ताना माहौल में चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि अमेरिका जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, यानी अमेरिका जंग से भाग रहा है। 28 जुलाई को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत फ्रेंडली टॉक्स हो रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो बातचीत को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यानी इन शॉर्ट होगा मामला, जल्दी से जल्दी मामला निपटाओ। उधर ईरान का कहना है कि असलियत बिल्कुल अलग है और अमेरिका 5 महीने से जारी इस जंग से निकलने का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, पेंदा चटक गया है। इस बीच इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी वाशिंगटन पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी आज। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में ईरान के साथ जारी जंग और उसका अगला फेज सबसे अहम मुद्दा रहेगा। अमन या फिर से हमला, ये आज तय होगा। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि ट्रंप की ये फ्रेंडली टॉक्स किसी समझौते तक पहुंचती हैं या फिर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद एक बार फिर जंग का रास्ता इख्तियार किया जाता है। बढ़ते आगे। ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग को अब खुद अमेरिकी आवाम भी पसंद नहीं कर रही है और उनका मानना है कि ये पूरी जंग आखिरकार इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए लड़ी जा रही है, यानी अमेरिका के अंदर ही ईरान वॉर को लेकर एक बंटवारा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। 28 जुलाई को सामने आए एक नए सर्वे ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजाती है। रॉयटर्स और इप्सोस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक सिर्फ हर 3 में से 1 अमरीकी ही अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग का सपोर्ट करता है, यानी अमेरिका के ज़्यादातर लोग इस जंग के हक में नहीं हैं। सर्वे में बड़ी तादाद में लोगों ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक ये साफ नहीं कर पाए हैं कि आखिर इस जंग का असली मकसद क्या है और अमेरिका इससे हासिल क्या करना चाहता है। ये अमरीकी आवाम कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 से 26 जुलाई के बीच किए गए इस सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 37% रही, जो उनके लिए अब भी बेहद कम मानी जा रही है। यानी जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि अब अमेरिका की सियासत के अंदर भी ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल बनती दिखाई दे रही है। अमरीकी आवाम खिलाफ है इस जंग के, उनका पैसा फूक रहा है, उन्हें पता है ये जंग क्यों लड़ी गई है। बढ़ते आगे। सऊदी अरब पर आखिर हमला किसने किया, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 28 जुलाई की दोपहर आए एक बड़े बयान ने पूरे मामले को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। 28 जुलाई की दोपहर इराक में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ने सऊदी अरब पर कल हुए हमलों से साफ इनकार कर दिया है। सऊदी ने कहा था इराक ने ड्रोन दागे हैं। ग्रुप ने कहा कि उसने सऊदी अरब पर कोई ड्रोन हमला नहीं किया और सऊदी का ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, गलत है। साथ ही रेजिस्टेंस मूवमेंट जो हैं इराक में, कताइब, हिजबुल्लाह और बाकी, इन्होंने सऊदी अरब को खुली वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर इस बहाने उनके खिलाफ कोई बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया गया तो उसका बेहद सख्त जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, इराकी रेजिस्टेंस की इस सफाई के पीछे 2 बड़ी वजह भी हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि उन्हें डर है कि कहीं सऊदी अरब अपने फाइटर जेट से उन पर बड़ा हमला करके इंतकाम ना ले ले। हालांकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। दूसरी वजह यह है कि इराक के वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी कल रात ऐलान कर चुके हैं कि इराक की सरजमी से सऊदी अरब पर हमला किसने किया, इसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी इराकी रेजिस्टेंस पर अब बाहर से भी दबाव है और अंदर से भी दबाव है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है। अगर इराकी रेजिस्टेंस ने हमला नहीं किया सऊदी अरब पर, तो फिर सऊदी अरब पर ड्रोन दागे किसने थे कल? ईरान के करीबी इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट का कहना है कि सऊदी अरब असल में यमन के हूथीज़ के हमलों का जवाब देने में नाकाम रहा है, इसीलिए अब इल्ज़ाम इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स पर डाला जा रहा है, यानी इज्जत बचा रहा है सऊदी अरब। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सऊदी अरब पर कल ड्रोन हमला किसने किया था? क्या ये हमला तिफरका फैलाने वाले किसी नेटवर्क लाल ने किया था तीसरे नंबर के, या फिर सऊदी अरब का दावा ही गलत है, या फिर पूरे मामले की असली तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है?
फिलहाल इतना ज़रूर साफ है कि एक ही हमले को लेकर दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, और सच क्या है ये आने वाले दिनों में सामने आने वाली नई डिटेल्स ही बताएंगी। दरअसल इराकी रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट उलझना नहीं चाहता। हमने कल ही कहा था कि मैं इस हमले की खबर पढ़कर चौंक गया कि भाई यमन के हुथीज करते हैं, ठीक है, सऊदी अरब से, इराकी रेजिस्टेंस क्यों कूद गया? तो इराकी रेजिस्टेंस कह रहा है कि हम कूदे नहीं, हम तो बैठे होते सोफे पे, वही हैं, पता नहीं किसने किया। बढ़ते हैं आगे। यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत ने यह दावा किया है कि यमन का हुथी मूवमेंट अब ईरान की हॉर्मुज़ वाली स्ट्रेटजी को रेड सी में दोहराना चाहता है, ताकि दुनिया की दो सबसे अहम समुद्री राहें एक साथ दबाव में आ जाएं और दुनिया का कारोबार हिल जाए। 28 जुलाई को यमन के फॉरेन मिनिस्टर अफरा अल-ज़ौबा ने कहा कि हूथी ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट वाले मॉडल को बाबल मंदब में लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरी तरफ बाबल मंदब, दुनिया की दो सबसे अहम समुद्री गुजरगाहें एक साथ असर में आ जाएंगी, ठप हो जाएंगी, प्रभावित हो सकती हैं। अल-ज़ौबा का कहना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की कमज़ोर जो रिएक्शन है उसने हूथियों का हौसला और बढ़ा दिया है, और यही वजह है कि वो अब रेड सी में, लाल सागर में अपनी कार्रवाई को और तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत का ये दावा सही साबित होता है तो आने वाले दिनों में सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, तेल की कीमतें और इंटरनेशनल ट्रेड भी एक नए दबाव का सामना कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो अभी यूँ समझ लें कि 3 बजे आई हैं दोपहर, वो ये हैं कि रेड सी से कुछ ज़्यादा जहाज़ की मूवमेंट हुई है, और वो इसलिए क्योंकि ईरान भले कितना इनकार कर ले, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच कोई पॉजिटिव बातचीत चल रही है। इस पर डिटेल रिपोर्ट अगले वीडियो में आएगी। मूवमेंट तेज़ हो गई है रेड सी से, इट मीन्स हमले कम हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो किसी भी वक्त इस जंग में अपनी जीत का एक तरफा ऐलान करके इसे रोक सकते हैं, और चाहें तो किसी भी वक्त इसे फिर से शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रंप इस जंग को रोकते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार है? नहीं जी। जो कुटापा चढ़ा है, जो लोग नुकसान पहुंचा है ना ईरान की तरफ से, वो है, और ये नुकसान अब भी जारी है। मैं 28 जुलाई की बात कर रहा हूं। कई मुश्तरका खबरें और अपडेट्स हैं, वो आपको एक साथ दे रहा हूं, सुन लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के इस जंग से पीछे हटने की वजहें सामने रख रहा हूं। ईरान पर हमला करने की कीमत अब सिर्फ ईरान ही नहीं चुका रहा, बल्कि अमेरिका और उसके अलाइज भी लगातार इसकी कीमत चुका रहे हैं, आज की डेट में भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच हमले रुकने के बाद भी ईरान और उसके अलाइज के ड्रोन लगातार अलग अलग मुल्कों में दिखाई दे रहे हैं। अभी खबर आई कि जॉर्डन में भी ड्रोन जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए। इराक में एरबिल के करीब कई ड्रोन हमलों के बाद बड़े पैमाने पर आग लग गई, जबकि एक दूसरा ड्रोन अनबार के हदीथा डैम के करीब भी गिरा। जॉर्डन की फौज ने भी अपने एयर स्पेस में दाखिल होने वाले ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया, जबकि इससे पहले भी 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाने की बात की गई थी। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रियाद और ईस्टर्न प्रोविंस में ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स को तबाह कर दिया। उधर यमन के हुथीज़ ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के यानबू ऑयल पोर्ट को निशाना बनाया और उन्होंने इसे सऊदी अरब की ड्रोन कार्रवाइयों का जवाब बताया। यानी जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं रह गई है, बल्कि अब पूरा इलाका इसकी चपेट में आता जा रहा है। और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से ट्रंप भी जानते हैं कि अगर ये जंग लंबी चली तो उसका नुकसान सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अमेरिका और उसके पूरे अलायंस को भी लगातार उठाना पड़ेगा। तो ट्रंप के पीछे हटने की वजह यह भी हो सकती है कि ईरान रोके नहीं रुक रहा, वो लगातार या तो खुद हमले कर रहा है या हुथीज़ जैसे उसके अलाइज ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को परेशान करके रख डाला है। अमन ऐਵੇਂ नहीं आता। अब बात ईरान से अलग। महीनों तक इसराइली जेलों में बंद रहने के बाद आखिरकार 60 फ़लस्तीनी अपने घर लौट पाए, और सबसे हैरत वाली बात यह है कि इसराइल अब खुद कह रहा है कि ये लोग टेररिस्ट नहीं थे। 28 जुलाई को इसराइल ने 60 फ़लस्तीनी कैदियों को करम अबू सालेम क्रॉसिंग के ज़रिए गज़ा भेजा, जहां उन्हें नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि रिहा किए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत मौजूद नहीं थे और उन्हें टेररिस्ट नहीं माना गया। सबूत थे नहीं, उठा लिए गए। दोस्तों याद रखिए,
یہ وہی فلسطینی ہیں جن کی سرزمین پر کئی دہائیوں سے قبضہ چلا آ رہا ہے، جہاں اسرائیلی سیٹلمنٹس لگاتار پھیلائے جا رہے ہیں اور فلسطینیوں کی بے دخلی بھی اسی رفتار سے جاری ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کئی بار فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کو انٹرنیشنل قانون کے خلاف بتا چکی ہیں، لیکن زمین پر حالات آج بھی نہیں بدلے۔ ریڈ کراس کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک 2500 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں اس نے مدد کی ہے، لیکن آج بھی اسے اسرائیلی جیلوں میں بند دوسرے فلسطینی قیدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر یہ 60 لوگ ٹیررسٹ نہیں تھے اور ان کے خلاف ثبوت بھی نہیں تھے تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے مہینے جیلوں میں کیوں گزار دیے؟ اور ایسے کتنے فلسطینی آج بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں جن کا کوئی مقدمہ نہیں، کوئی سنوائی نہیں، صرف انتظار ہے کہ شاید ایک دن وہ بھی اپنے گھر لوٹ سکیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو فلسطین کے مالک ہیں، وہ ان لوگوں کا ظلم ہے جو ان کی زمینوں پر آئے تھے بسنے اور حکمران بن گئے۔ فی الحال اس شو میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتا ہوں صاف گوئی سے آپ تک پہنچائی گئی خبریں آرام سے اور آسان زبان میں پہنچ گئی ہوں گی۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، اب تک نہ کیا ہو سبسکرائب تو کر لیجئے پلیز، اور کوئی مشورہ دینا ہو تو پلیز بتا دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔